मैंने उसे देखते ही पहचान लिया था, फिर भी यही सोच रही थी कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ, पर यह भी सच नहीं लग रहा था। मैं बार बार खुद से पूछने लगी, मैं सीमा को कैसे नहीं पहचानती? आखिर वह मेरी बचपन से युवावस्था तक की साथी थी, साथ पढ़ी, साथ खेली, लड़ी झगड़ी, मान मनोबल, एक दूसरे के घर जब चाहे जा घुसना, ना रात का पता ना दिन का। उस सीमा को नहीं तो कौन पहचानता, पर जो माँ ने बताया था वह भी तो झूठ नहीं हो सकता। जिस समय मैं सबूत के साथ इस पंडाल में प्रवेश कर रही थी, उस समय मन में भरी सारी स्फूर्ति और उमंग सीमा को देखती ही काफूर हो गई थी। हालांकि सीमा का जीवित होना मेरे लिए किसी बहुमूल्य खजाने के मिलने से कम नहीं था, पर वह इस तरह मिले कि अचानक, वह भी इस फेस पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर भी जो सामने था उसे छूट भी नहीं पा रही थी। लग रहा था कि दुनिया बहुत छोटी है। हमारा गांव बहुत बड़ा था और शहर से ज्यादा दूर भी नहीं था, इसीलिए हमें कॉलेज का सुख भी उपलब्ध हुआ। कभी सीमा के पापा ही हमें सुबह अपने 2 घोड़ों वाली गाड़ी में कॉलेज छोड़ आते और शाम को ले भी आते, पर अधिकतर उनका गाड़ीवान, जिसे हम सब मुल्ला जी कहते थे, हमें कॉलेज से लाने ले जाने का काम करता था। युवावस्था में हम दोनों ज्यादा दिन साथ नहीं रह सकी, क्योंकि सीमा की शादी तय हो गई थी। मां नए रहने के कारण उसके पापा ने रिश्तेदारों के परामर्श से उसका रिश्ता तय कर दिया। वह बीए भी नहीं कर पाई और ससुराल विदा कर दी गई। स्नातक कर लेने के बाद मेरी भी शादी हो गई। इस बीच सीमा जब भी गाँव आती तो लगभग खुश ही लगती थी, पर वह ज्यादा मायके टिकती नहीं थी। कभी कभी तो मैं उससे मिल भी नहीं पाती। तब मुझे बड़ा अजीब लगता था कि आखिर ऐसे कैसे वह अपने बचपन के साथी संगियों वैसे संगीत बताया था कि सीमा ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। उसका शव कई दिन बाद कुएं से निकाला गया। शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी, पर शायद कुएं में गिरते हुए उसकी साड़ी का कुछ हिस्सा कुएं की दीवार में उगी एक झाड़ी से उलझ कर बट गया था, जिससे उसे पहचाना जा सका। मुझे सच तो यह तब भी नहीं लग रहा था, पर अब यह जो सामने था, इसे कैसे झुट जाए? इस पर उस समय उससे मिल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह स्वयं भी भगवा परिधान में थी और संत समाज में घिरी हुई थी। हमारी तरफ उसने शायद देखा भी नहीं था। मंच बहुत बड़ा था, यानी गरिमा की दृष्टि से हम लोगों की पहुंच से बहुत ऊंचा। क्या किया जाए, पर तत्काल कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। नवरात्र पर्व चल रहा था और मंदिर में दुर्गा सप्तशती के पाठ का आयोजन किया गया था। अष्टमी के दिन संत समाज को नगर निगम की ओर से निमंत्रण था। बहुत से बड़े बड़े नाम वाले संत पधारे थे। इन संतों में ही गिरी गरु वस्त्रों से सज्जित वह साध्वी, जिसके गरिमा पूर्ण दमकते मुखमंडल पर नजर पड़ते ही मेरे मुंह से निकल गया, सीमा कौन? सीमा किसे कह रही हो? साथ बैठ। सुबहोत धीरे से मुझे छुआ तो मैं चैतन्य होते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे वह अपनी सहपाठी सीमा जैसी लग रही है। साथ ही मंच की तरफ हल्के से इशारा किया तो अनंत बोले, तुम्हें धोखा हुआ होगा। बहुत बार शक्ल इतनी ज्यादा मिलती है कि आदमी धोखे में आ जाता है। ठीक कहते हैं आप, शायद ऐसा ही हो। पर क्या आप इन साधी को जानते हैं? बहुत ज्यादा तो नहीं, हाँ बस इतना जानता हूँ कि हरिद्वार के पास ही ने कहीं आश्रम बना रखा है। हरिद्वार मेरा चौंकना स्वाभाविक था, क्योंकि हरिद्वार में ही कहीं सीमा की एक विधवा बुआ रहती थी। कहाँ यह तो पता नहीं था, पर सीमा से ही मैंने उसके बुआ के बारे में सुना अवश्य था। वह अक्सर परिवार के साथ वहां जाया करती थी। तब तो मेरा संदेह सही हो सकता है। फिर मुझे पता नहीं चला कब वो संत आते गए और सभी मंच पर अपना स्थान लेते गए। धीरे धीरे संतों के प्रवचन भी होने लगे। तभी मैंने माइक पर सुना, सीमा बोल रही थी। फिर चौंकी, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, यह सीमा ही है। हाँ वही आवाज, वही अंदाज, पर यह कैसे हो सकता है? उसका द संस्कार तो पूरे गांव के सामने किया गया था। इसके बाद कौन क्या बोल रहा था मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आंखों के सामने गांव का वह कुआं घूम रहा था, जिससे बदबू मारती एक विकृत लाश निकाली गई थी। उसके बदन पर के कलकर बदरंग हुए कपड़े भी उसकी पहचान कराने में सक्षम नहीं थे। हाँ, बीच कुएं में ऊख कांटेदार छड़ियों में फंसी साड़ी के टुकड़े से ही उसने 8 दिन से गुम सीमा के बतौर पहचान कर माता पिता ने उसका दह संस्कार कर दिया था। यह कुआं सीमा के ससुराल के गांव वाले रास्ते में ही था, परंतु सीमा आत्महत्या कर सकती है, यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अच्छे खासे समृद्ध परिवार की बेटी और ससुराल में भी सब ठीक ही था। फिर यह कुएं में डूबने जैसी बात क्या हुआ? सो गई क्या? अचानक अनंत के बोल कान में पड़ तो मैंने चौंक कर देखा। पंडाल खाली होने लगा था, लोग घर जा रहे थे। मैं भी धीरे से उठकर सबूत के साथ पंडाल से बाहर निकल आई। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई खास बात? हाँ अनंत, वह सीमा ही है
मेरी बचपन की मित्र, हमारे गांव की मुखिया की बेटी, तुम इतम विश्वास से कैसे कह रही हो? और तुमने ही तो मुझे बताया था कि उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सुमोद की आंखों में भी वही पृष्ठ तैरते देख रही थी जो इतनी देर से मुझे मथ रही थी। खैर, जैसे तैसे रात बीती और सुबह हम पति पत्नी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त तो हो गई। सुबोध के ऑफिस जाने के बाद में जब खाली होकर बैठी और अखबार उठाया ही था कि डोरबेल बजने लगी। काम वाली बाई भी जा चुकी थी, जो दरवाज़ा खोलने उठना ही था। कौन हो सकता है? इस समय इसी वाप में दरवाज़ा खोला तो सामने सीमा को देखकर दिमाग झंझना गया। मुंह से बोल ही नहीं निकल रहे थे, तभी सीमा बोल उठी, अंदर नहीं आने देगी क्या? और मुझे ठेल हुए वह अंदर आ गई। हतप्रभ से कभी उसकी बड़ी सी कार को देख रही थी और कभी उसके भगवा वस्त्रों को, पर उसने झटके से मुझे भीतर खींचकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अब हम दोनों एक दूसरे से ऐसे गले मिले मानो चिपक ही गए हो। दोनों की आंखें गंगा जमुना बनी हुई थी। फिर भी आखिरकार तूफान को थमना ही था। कहाँ खो गई रे तू? और तेरा यह रूह वरुण कहाँ है? क्या हुआ था तेरे साथ? मेरा बांध टूट गया। धैर्य बाली के धैर्य, क्या सब यही खड़े खड़े पूछेगी? बैठने को नहीं कहेगी? उसके चेहरे पर सचमुच संतों वाली आभा थी। रंग तो उसका पहले से ही खिलता गोरापन लिए था। उस पर जो चमक मैं इस समय उसके चेहरे पर देख रही थी, उसकी दिव्य आभा मुझे सम्मोहित कर रही थी। मुझे अपनी गलती का आभास हुआ और हम दोनों ड्राइंग रूम में आ गए। रुक, तू बैठ, मैं पहले तेरे लिए पानी ले आऊं। कहते हुए मैं रसोई घर की तरफ बहाई। वह बिना कुछ कहे एक सोफे पर अपनी पुरानी आदत के अनुसार पैर ऊपर करके बैठ गई। सीमा को पानी देकर मैंने पूछा, तूने मुझे देखा था क्या? हमारी आत्मा ने हमें बताया था कि वह जो आगे वाली कुर्सी पर नीली साड़ी में लिपटी मूर्ति हमें घूर रही है, वह हमारे दोस्त सुमित्रा के अलावा और कोई नहीं। मुझे लगा थोड़ी देर के लिए सीमा वही बचपन वाली सीमा बन गई थी। तुझे मेरे घर का पता किसने छिया? वहां तो बहुत लोग थे। हाँ, लोग तो बहुत थे, पर तुझे देखते ही पहचान गई थी। अपने प्रधान शिष्य को मैंने तुम्हारे पीछे लगा दिया था। वह तुम्हारा घर देख गया था। मैंने तुमसे मिलने का यह समय जानबूझ कर चुना, क्योंकि यही हम दोनों के लिए सही समय रहता। मैं तेरे लिए चाय तो बना लाऊं? कहने पर सीमा ने मना कर दिया। मैंने चाय भी कुएं में फेंक दी थी। अब तू यहीं बैठ मेरे पास, बस ज्यादा समय नहीं है। शाम को मेरा दूसरी जगह प्रवचन है। उसने अपना कार्ड मुझे पकड़ते हुए कहा, इसमें मेरा फ़ोन नंबर वगैरह सब है। अब तू मेरे आश्रम पर आना, वहीं सारी बातें होंगी। और वह जोगिन एक बार फिर मुझे स्तब्ध करके बाहर निकल गई। अब मैंने अपने हाथ में पकड़े कार्ड को देखा तो उस पर लिखा था, परम योगिनी माता राज नंदिनी जी महाराज, पता हरिद्वार के निकट किसी गांव का था। पहेली अभी भी अनसुलझी ही थी। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीमा के साथ आखिर हुआ क्या था। शाम को सुबोध को जब सारी बात बताई तो उन्हें भी उत्सुकता हो आई। फिर हमारा अगली ही फुर्सत में हरिद्वार जाने का कार्यक्रम बन तो गया, पर हम लोग जा नहीं पाए सीमा के पास। फिर भी मेरे मन को तसल्ली थी कि मेरे सबसे प्यारी सहेली जिंदा है। दिन गुजर रहे थे। एक रात सीमा का फोन आया। बस थोड़ी बहुत औपचारिक बातें कब आ रही है, कौन कौन आ रहा है, पहले बता देना ताकि मैं आश्रम में ही रहूं, वगैरह वगैरह। एक महीना बीत गया। कभी उसका कहीं प्रवचन होता तो कभी सुबोध को समय नहीं रहता। फिर एक दिन सीमा का फोन आया, सुमी, इस शनिवार को आश्रम में पाठ और हवन है, आ जाओ तुम दोनों। रविवार को अनंत जी की छुट्टी रहेगी तो मेरा शिष्य इन्हें घुमा लाएगा और हम दोनों अपने कॉलेज चलेंगे। यानी वह मेरी पूरी जानकारी रखती है। कॉलेज पागल हुई है क्या? हमारा कॉलेज वहाँ कहाँ रखा है जो हम लोग कॉलेज जाएंगे? बड़े शोर का हाका लगाया उसने। अरे वह तो हमारे पास खुद आ जाएगा सुमीम, अपनी योग विद्या से बुला लूंगी, देख लेना। और फिर शनिवार को सचमुच हम आनंद आश्रम में हवन कर रहे थे। सीमा एक सिद्धेस्त ब्राह्मण की तरह पूरे कार्यक्रम को संभाल रही थी। यह गुल भंडारे के बाद सीमा की शिष्य मंडली आश्रम की व्यवस्था में लग गई और अनंत आराम करने चले गए। मुझे सीमा अपने कमरे में ले गई। तुझे वरुण से मिलवाऊं किए था, आखिर यह कौन से रहस्य से पर्दा उठाने जा रही है? अब उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। दरवाज़ा केवल भिड़ा हुआ था, बंद नहीं था। भीतर का दृश्य देखकर तो मेरा सारा शरीर सुन पड़ गया। साफ सुथरे बिस्तर पर बैठा एक भरा पूरा पुरुष पूरे बिस्तर पर खिलौने फैलाए उन्हें उलट पलट रहा था। उसके कपड़े साफ सुथरे थे। सीमा खिलौनों को सरका कर पलंग के कोने पर बैठ गई। पलंग भी अच्छी स्थिति में थे और कमरे के रखरखाव से मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि यह कमरा सीमा का अपना कमरा होना चाहिए। सीमा को देखकर उसके चेहरे पर पाल सुलभ प्रसन्नता दौड़ गई। वह मुझ पर नजर पड़ते ही डरकर सीमा के पीछे छिप गया। सीमा ने वहां पड़ी कुर्सी की
तरफ आंख से इशारा करके मुझे बैठने का संकेत किया और खुद उस बाल बुद्धि पुरुष को बहलाने लगी, यह मेरे दोस्त है, तुमसे भी यह दोस्ती करेगी, जाओ इनसे हाथ मिलाओ। सीमा ने कहा तो वह थोड़ा आश्वस्त लगा, पर जैसे उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ। चोर नजरों से मुझे देखने लगा, परंतु उसने हाथ नहीं बढ़ाया। सीमा ने उसे फिर पुचकाते हुए मेरी ओर बड़ी उम्मीद से देखा तो अपना हाथ बढ़ा के जैसे नींद से जागी। इतनी देर में मैंने पहली बार उसे गौर से देखा। अरे यह तो वरुण था, पर इसे क्या हुआ, यह बोल क्यों नहीं रहा, कुछ क्या हुआ वरुण को? मेरे मुंह से अचानक निकला तो उसने सर उठाकर मेरी ओर देखा, यानी वह बात को समझता था और अपना नाम भी पहचानता था। मैं बराबर वरुण को ही देख रही थी, उसके इस दशा की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यह तुम्हारा कमरा है? सीमा, हाँ, तन ही तो जोगी हुआ है। सुमी, मन तो अभी भी बावरा ही है ना। अपने बावरे मन का क्या करूं, इस बावरे मन ने ही तो मुझे तुम्हारे सामने ला खड़ा किया, नहीं तो मैं आराम से निकल जाती। तुम्हें क्या पता चलता, तुम्हें मैं बराबर देख रही थी, तुम वहां होकर भी वहां नहीं थी। मैं आंखें फाड़े सीमा को देख रही थी। इसी समय आश्रम का एक सहयोगी थाली में भोजन लेकर आया। सीमा उसने थाली पकड़ने लगी तो उसने कहा, आप आराम कीजिए मां जी, इनको खाना खिला दूंगा। और उसने थाली वरुण के सामने रख दी। बापू खाना खा लो। वरुण ने बच्चों की तरह खुश होकर सिर हिलाया और फिर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे उसकी यह हालत देखकर रोना आ रहा था, शायद वह मेरे कान झिझक रहा था। मुझे याद आ रहा था कि जब मैंने विवाह में उसके जूते चुराने की कोशिश की थी तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली थी। अरे साली साहिबा, आपको तो हम दिल भी दे सकते हैं, बिना चोरी के क्या करेंगी जूते चुराकर? और मैं खिसिया कर वहां से भाग गई थी। मेरी आंखें गीली हो रही थी, तभी रागी ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा, चल दूसरे कमरे में बैठती है, वरुण खा लेंगे खाना, अब पहले से बहुत अच्छी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। दूसरे कमरे में कुछ कुर्सियां पड़ी हुई थी, हम दोनों वही बैठ गई। सेवक हमारे लिए भी खाना ले आए थे, मेहमान बाबू के लिए खाना वही ले जाइए, उसने सेवादार की ओर देखते हुए कहा तो वह सिर हिलाता बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद सीमा ने चुप्पी तोड़कर बोलना शुरू किया, उस हादसे ने इन्हें खत्म कर ही दिया होता। पर वह थोड़ी रुकी, फिर कहने लगी, बेचारी बेला हम दोनों के लिए बलि चढ़ गई। मैं आंखें फाड़े सीमा को देख रही थी, यानी वह कुएं, हाँ सुमी, वह कुएं से जो लाश निकली थी वह बेला की थी। बेला उस घर की नौकरानी थी, कुछ समय पहले तक बेला की माँ भी उनकी डोरी में काम करती थी। फिर बेला बड़ी हुई तो वह भी वहीं पर काम पर लग गई। उसका पति भी मेरे ससुर के खेतों की देखभाल करता था, सो बेला को भी आसानी से ही लगी होगी। बेला मुझसे थोड़ी ही बड़ी थी, कद काठी भी हमारा एक जैसा ही था, इसी से लोगों को धोखा हो गया। पर हुआ क्या था, सीमा ने मेरी बात पर ध्यान देने बिना अपनी बात जारी रखी। शादी के बाद 6-8 महीने तो ठीक तरह से गुजर गए, हाँ बस तुम सबकी नज़र में, जबकि सचमुच में ऐसा नहीं था। मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि वरुण के पापा के घर में चलती ही नहीं थी। हमारे विवाह का कारण भी मेरे पापा का रुतबा और संपत्ति ही थी, जिस पर मम्मी जी के गिद्ध दृष्टि रहती थी। यह मुझे बहुत जल्दी ही समझ में आ गया था। वह वरुण की सौतेली माँ थी। वरुण से प्यार का झोंक तो बहुत करती थी, पर अंदर ही अंदर कहीं वरुण से ठी ही रहती। फिर भी तनातनी के बीच भी सब सामान्य सही चल रहा था, इसीलिए हमारे 2 साल ऐसे ही निकल गए। हैरानी की बात यह थी कि बच्चा ने होने पर भी हमारी सासू माँ ने कभी कुछ नहीं कहा था। फिर मांझी सास के भाई वहां आ गए, जिससे माहौल और भी खराब हो गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? मैंने सीमा को टोक दिया था। बद्री मामा यानी मम्मी का भाई मुझ पर नजर रखने लगा, जिसे वरुण ने भी तार लिया। वैसे तो मैं भरसक मामा के सामने पसे बचती ही थी, पर एक ही घर में ऐसा कब तक चल सकता था? आखिर एक दिन वरुण ने मामा को मेरे कमरे की पिछली खिड़की से झांकते पकड़ ही लिया। खूब हंगामा हुआ घर में। इस पर भी मामा ने गलती मानने की बजाय उल्टा मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि मैं उसे अक्सर इशारे करती हूँ। यह तो भला हुआ कि वरुण खुद ही मामा को पहले ही ऐसी हरकतें करते इधर-उधर भी देख चुकी थी, इसीलिए हम दोनों के बीच कोई दरार नहीं आई। फिर हुआ यह कि मम्मी अपने भाई को अपराधी क्यों सिद्ध होने देती, और मामा तो पहले ही बेशर्मी ओढ़ी बिछाए बैठे थी। पापा का होना न होना बराबर था। मुश्किलें भरने लगी तो नतीजे के तौर पर वरुण ने दूसरा घर किराए पर ले लिया और हम उसमें रहने लगे। अब वरुण वहीं से खेतों पर चले जाते और पापा
का कारोबार भी देख लेते, पर बद्री मामा तो हम दोनों को बिल्कुल भगाना चाहते थे, इसीलिए कोई ना कोई परेशानी वहां भी खड़ी करने लगे। इधर दूसरे घर में बेला कभी कभार मेरे पास आ जाती और मुझे उस घर के समाचार मिलते रहते। इस घर का मकान मालिक शहर चला गया था, पुराना मकान हमें सस्ते में किराए पर मिल गया था। फिर एक दिन बेला ने बताया कि मम्मी ने पापा से कुछ कागजों पर जबरदस्ती दस्तखत करवा लिए हैं। कई दिन इसी तरह बीत गए थे, पर उन्होंने अपने लिए काम ढूंढना पहले ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मामा की बदतमीज बढ़ती ही जा रही थी। अक्सर ही वरुण का उनके साथ झगड़ा हो जाता, इसीलिए हमने उनसे बिल्कुल अलगाव का सोच लिया था। करने दो उन्हें अपनी माना मानी। उस दौर में एमए पास होने से उन्हें काम मिलने की उम्मीद भी पक्की थी। सीमा बोलती जा रही थी और मैं चुपचाप सुन रही थी। रान परेशान आंखें फाड़ी। इसी बीच एक दिन बेला ने बताया कि पापा अपने पुराने दोस्त के साथ डॉक्टर के पास शहर गए हैं। वरुण को उनकी चिंता तो अवश्य हुई, पर वे चुप रहे। शहर से लौटने पर हमारी सासू माँ ने उनसे इतना भी नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, दवा ले आते वगैरह कुछ भी नहीं। जैसे पापा उस घर के सदस्य ही नहीं थे, जैसे उनके ठीक बीमार होने से मम्मी को किसी तरह का कोई वास्ता ही ना हो। हमारे घर छोड़ देने से पापा बिल्कुल अकेले पड़ गए थी। फिर एक दिन पापा को दिल का दौरा पड़ा और हम दोनों को घर जाना पड़ा। मम्मी के अपना कोई बच्चा तो था नहीं, इसीलिए बद्री मामा वहीं रहने लगी। पापा अस्पताल ऐसे गए कि फिर वहां से कभी नहीं लौटे और हम उन्हें विदा करके अपने किराए के मकान में लौट आए। पर उनको एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई थी। पापा के जाने के बाद एक दिन बेला ने बताया कि मापा सारी संपत्ति अपने नाम करवाने गए थे, लेकिन वह हो नहीं पाई, क्योंकि पापा जब अपने दोस्त के साथ शहर गए थे तो वे डॉक्टर के पास नहीं वकील के पास गए थे और नई वसीयत लिखकर उसको उन्होंने रजिस्टर भी करवा लिया था। बात वकील और पापा के दोस्त तक ही थी, इसीलिए किसी को भी पता नहीं लगा। इस वसीयत के अनुसार सारी चल अचल संपत्ति में वरुण और उसकी सौतेली मां बराबर के हिस्सेदार थे, और यह भी लिखा था कि जो कागजात मामा के पास है उन पर उसने जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए हैं, इसीलिए उन्हें खारिज माना जाए। इस स्पष्टीकरण से घर में एकदम हड़कंप मच गया। वरुण ना तो उस वसीयत की पैरवी करने गए, ना ही खंडन करने। इस पर भी मम्मी खुश नहीं थी। सीमा शायद बोलते बोलते थक गई थी। सेवाराम उसने आवाज लगाई तो एक भगवाधारी भागता हुआ आया। जी मां जी, उधर देख कर आओ, बाबू उठ गए हो तो चाय वाय दो कुछ, और उधर वरुण जी को भी देखो जरा, वरुण बाबू सो रहे हैं, मैं उन पर कंबल ढकाया हूँ। क्या कहा जी मां जी? पहले तो मुझे भी धोखा सा लगा, फिर मैंने देखा तो वे गहरी नींद में थे। प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद। क्यों सीमा, यह क्या किस्सा है? यह उसी किस्से का हिस्सा है जो मैं तुम्हें सुना रही हूँ। जब से वह हादसा हुआ है, वरुण सोए कहाँ है? बहुत जोर लगाओ, मान मनोबल करो तो थोड़ा बहुत लेट जाएंगे। आंखें भी मूंद दंगे पर जिसे सोना कहा जाए उसे तो वह भूल ही गए हैं। लंबी यातना भोगी है, बेचार ने नींद की दवा देनी पड़ती है, वरना तो रात भी जागते ही कटे। इसीलिए मुझे यहाँ सोना जरूरी होता है, और हम पति पत्नी है, यह बात छिपाने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। आज अपने आप सोए है। सुमी, तुम्हारे कदम शुभ पड़े बहन। मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं? यानी आश्रम वाले तुम्हारे और वरुण के रिश्ते को जानते हैं। हाँ, सबको यह भी पता है कि उनके साथ हुए हादसे के कारण उनकी यादाश्त हो गई है। एक डॉक्टर उनकी प्रोग्रेस देखने रोज आता है। वैसे तो वह थोड़ा निराश सा था धीमी प्रोग्रेस से, फिर भी हार तो हम दोनों ने ही नहीं मानी थी, बस थोड़ी गति धीमी है। आज प्रभु ने दिन भी दिखाया कि वह बिना दवा के सोए है। सच में ही तुम मेरी वही पुरानी खुशियां लौटाने का कारण बन जाओगी सुमी। सच, और उसने खुशी के अतिरेक में मुझे गले से कसक लिपटा लिया। मुझे भी यह देखकर बहुत सुखद लगा कि मेरी बाल सखी को कोई खुशी तो मिली। इतने में सुबोध ने दरवाजे को हल्के से खटखटाया। आ जाइए कहते हुए सीमा उठ खड़ी हुई। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। वरुण को देखकर सुबोध मुझे प्रश्नवाचक नजरों से देखते हुए सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। मैंने आग के इशारे से उन्हें मौन रहने को कहा। यह वरुण कौन है? सुबोध का स्वर बहुत मध्यम था। सीमा का पति है, पर पता नहीं क्या दुर्घटना हुई कि वह बिल्कुल बच्चों जैसी गुंडे हरकतें कर रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसने दोनों के जीवन को ही उथल पुथल कर दिया। थोड़ी देर में ही सीमा के साथ ही एक सौम्य सी युवती ने 2 कप चाय और कुछ बिस्किट लाकर हमारे सामने रख दिए। सीमा भी एक कुर्सी लेकर वहीं बैठ गई। बहुत चैन की नींद सो रहे हैं।
वरुण उसने चैन की सांस दी। फिर वह सुबोध की ओर देखती हुई बोली, चाय लीजिए सुबोध जी, चाय पीकर आश्रम में घूमिए, कल आपको गंगा तट पर ले चलेंगे। पहले जैसा माहौल होता तो आपको यहाँ जंग से बैठने ना देती। अब तक तो मैंने अपने प्यारे से जीजा जी को नचा डाला होता, पर अब तो वह चंचलता तय करके बड़े बॉक्स में डाल दी है। हमेशा के लिए मैंने देखा वह बिल्कुल सामान्य थी, तभी वही यति स्टील के ग्लास में कुछ लाकर सीमा को दे गई। चाय की तरह ही उसे सुलग हुए सीमा बोली, मेरी चाय बरसों से यही हरी सौंफ और अदरक। बातों का रूप बदल गया था। मुझे लगा वह सुबोध के सामने अपने घम नहीं दिखाना चाहती, हालांकि वह जानती है कि सुबोध भी सब जान है। फिर इधर उधर की बातें होने लगी। 2 ही दिन में मैंने वरुण में होने वाले परिवर्तन को महसूस किया था। गहरी नींद लेने से वरुण की आंखों में एक ताज की दिखाई देने लगी थी। अब वह रात को भी सोने लगे थे। सीमा ने दवाई की मात्रा कम कर दी थी। इस परिवर्तन से सीमा भी बहुत ज्यादा खुश थी, परंतु हमें बात करने का अधिक अवसर नहीं मिला। सीमा की दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी, सिवाय वरुण के देखभाल के। शेष पूरा समय उसका ध्यान संध्या पूजा प्रवचन आदि में ही निकल जाता, लेकिन मैंने वरुण के साथ रहती हुई सीमा का आंखों में दर्द को साफ महसूस किया था, जो मुझे कहीं भीतर तक भेज जाता था। इन 2 दिनों में जितना समय वह आश्रम के दूसरे कामों में रही, उतना समय हम दोनों हर जगह साथ ही रही। इन पलों में वह वरुण के सुधरती स्वास्थ्य के लिए बराबर मेरा धन्यवाद करती रही। एक डॉक्टर जो वरुण को देखने रोज ही आता था, उसने भी वरुण को नींद आने से संतोष जताया था। अब वरुण तेजी से सुधार की राह पर होगा, यह डॉक्टर का कहना था। 2 दिन आनंद आश्रम में रहकर हम दोनों वापस घर लौट आए। वहां से चलते समय सीमा ने मुझे एक डायरी दी। इसे मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा है सुमी, तुमसे भेंट के बाद आराम से पढ़ना, कहकर वे मेरे गले लगी और हम घर लौट आए। सुबोध के ऑफिस चली जाने के बाद मैंने सीमा की दी हुई डायरी निकाल ली और आराम से पढ़ने लगी। जितना मैं जान चुकी थी उतने प्रश्न पलटने के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। पापा ससुर जी के बाद बेला ने उस घर की नौकरी छोड़ दी थी, कारण मामा ही थे। बेला पापा की बहुत सेवा करती थी और वे भी उसे बेटी ही मानते थे। ऐसे ही किसी समय उन्होंने नई वसीयत के बारे में बेला को बता दिया था। ओबेरा ने मुझे भी बताया था। बस यही वसीयत हमारी मुसीबत का कारण बन गई। जब से मामा को नई वसीयत का पता चला था, मामा वरुण पर नजर रखने लगे थे। वरुण को घर लौटते देर तो होती ही थी, पर यह मकान कम किराए का था, इसीलिए हम इसे बदल नहीं रहे थे। इधर वरुण पर घर लौटते समय कई बार जानलेवा हमले भी हुए, परंतु हर बार किसी न किसी तरह वरुण बचते रहे। बेड़ा और उसका परिवार हर तरह से हमारी मदद करने लगा था। गांव में कुछ और लोग भी थे जो पापा जी के एहसानों तले दबे थे, वे भी हमारी सहायता करते ही थे। फिर भी मैं यह बात अपने मायके तक नहीं पहुंचा सकी। तुम जानती हो, गांव में तब तक फोन की सुविधा ही नहीं थी। बेला और मैं अभी सोच ही रहे थे कि किसी को भेजकर पिताजी को सारी स्थिति बताई जाए कि इसी बीच एक दिन बेला भागती हुई आई। इस समय रात उतर चुकी थी, वह हाफ रही थी। वरुण अपने कमरे में कुछ पढ़ रहे थे और मैं खाना बना रही थी। भाभी, आज रात बहुत सावधान रहना, मामा पता नहीं क्या करने वाले हैं। मेरे देवर ने उन्हें बदलू बदमाश से आज रात यह काम हो जाना चाहिए कहते हुए सुना है। तो बदलू ने कहा था, आप हमारी रकम तैयार रखो, आपका काम हो जाएगा। सुमी, यह बदलू मेरी ससुराल का नामी गुंडा था, पैसे के लिए कुछ भी करता था। मुझे यह भी बता था। बेला जैसे आई थी सब बताकर जल्दी से बाहर निकल गई। जब मैंने वरुण को बताया तो परेशान तो वो भी हो गई थे, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। रात के समय बाहर निकलने से अधिक घर में रहना हमें सुरक्षित लग रहा था। चिंता में नींद भी नहीं आ रही थी। लगभग 12 बजे होंगे कि बाहर से आवाजें आने लगी, भाभी दरवाजा खोलो। कोई जोर जोर से सांकल खड़खड़ रहा था। वरुण ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक पर ओसी हाफ हुए बोला, आग 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 लगाई है। बदलू ने घर को मैंने देखा है, उसे यहाँ से भागते हुए। तुम लोगों को पेट्रोल की गंध नहीं लगी क्या? जल्दी से निकलो बाहर। अब हमें सचमुच पेट्रोल की गंध आने लगी थी। तभी रसोई की खिड़की से आग के शोले भभक लगे। हमने देखा बरामदे में रखी जलावन की लकड़ी का ढेर आग पकड़ चुका था। सिवाय जान बचाने के कोई उपाय नहीं था। आग पूरी तरह भड़क चुकी थी। बाहर के दरवाजे पर भी पेट्रोल डाला गया था। आस पड़ोस इकट्ठा हो गया था। मकान मालिक तो वैसे ही बहुत दूर रहते थे। वरुण अलमारी में से आज ही लाया गया वेतन निकालकर बाहर निकले तो पुराने मकान का जलता हुआ छज्जा उनके सर पर आ गिरा। इतना पड़ते हुए मेरी सांसें अटकने लगी थी। मुझे आवाज हो रहा था कि जैसे सब मेरे सामने ही हो रहा है।
मेरा गला सूखने लगा था। मैंने उठकर पानी पिया और फिर से उठा ली। ऐसे समय आस पड़ोस हमारे बड़े काम आया। वरुण को आग में से ही खींच कर जैसे तैसे बाहर लाया गया। मुझे तो पहले ही बेला खींच लाई थी। निकले तो वरुण भी थे, पर बस दोबारा भीतर चले गए। तब आग इतनी नहीं भड़की थी। अरे हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। कुछ दिन पहले बेला मुझसे कुछ कपड़े और सेवर अटैची में रखवा कर अपने घर ले गई थी। उसने कहा था भाभी कहीं चलते हैं घूमने, भैया को अचानक बताएंगे अटैची में मेरे घर पड़ी होगी तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। शायद बेला को इस तरह के खतरे का पहले से ही पता था। खैर, इस समय सबसे पहली समस्या वरुण के इलाज की थी। इसके अलावा बदलू और मामा के गुंडों से भी बचना था। बेला का घर ज्यादा दूर नहीं था, वह हमें अपने घर ले आई थी। उसका पति और देवर जेठ लोग वरुण को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था में लगे हुए थे, पर उनके सिर से खून बह रहा था और वे अचेत थे। गांव देहात की बात, एक तेज भागने वाली बैलगाड़ी की व्यवस्था की गई। वरुण को लेकर बेला के पति और जेठ भी हमारे साथ शहर की ओर चल दिए। अभी हम मुश्किल से 2 किलोमीटर ही पहुंचे होंगे कि बेला का छोटा देवर चंदन बेतहाशा साइकिल भगाता आया और हाते हुए बोला, वो बदलू के गुंडे भैया को खोज रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि आप लोग बच गए हैं। और वह तुरंत ही पलटक दूसरे रास्ते हो लिया। भाग्य से वहां जहां हम थे वहां चौराहा था। बैलगाड़ी तुरंत शहर की विपरीत दिशा में मोड़ दी गई और हम उनकी नज़र से बच गए। यह बेला के जेठ की पहचान के डॉक्टर थे, डॉक्टर सरनन, शांत, शालीन और परोपकारी बुजुर्ग। यह जगह हमारे गांव से दूर और कुछ अनजानी सी भी थी। यहाँ बदलू के आने की संभावना नहीं थी। डॉक्टर को सारी बात बताकर पर उनको उनके हवाले कर दिया गया और हमने सुख की सांस दी। बैलगाड़ी के पहियों के निशान से हमारा पता लगाना कोई बड़ी बात तो नहीं थी, पर उस रात जमकर बारिश हुई और पूरे रास्ते में पानी भर गया। वो कहते हैं, न मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हम दोनों के जीवन तो बेला और उसके परिवार के रन तले दबकर रह गए हैं। सुमी, अब चिंता हुई कि मेरे घर तक खबर कैसे पहुंचाई जाए, तो यह दायित्व भी बेला ने अपने ऊपर ले लिया था। पर अभी तो बेला मेरे पास रुक गई थी। इस बीच 2 दिन बीत चुके थे। डॉक्टर शरण पूरी मेहनत से वरुण का इलाज कर रहे थे। 2 दिन बाद वरुण को होश आया, पर उनका व्यवहार बदल गया था। वे बच्चों की तरह रो रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें सिर में चोट लगने से अधिक मानसिक आघात लगा है। उनकी मानसिकता 10 साल के बच्चे की हो गई है। वे ठीक हो सकते हैं और नहीं भी। हमें धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि उनके ठीक होने में कितना समय लगे इसका तो पता ही नहीं। उधर बेला के जेठ और पति लक्ष्मण सारे समाचार मुझे पहुंचा रहे थे, लेकिन उन्हें भी तो बहुत सावधानी रखनी पड़ रही थी, क्योंकि उन्हें मामा और बदलू की नज़र से भी बचना था। इसी बीच पता चला कि मामा के लोग हमें बराबर खोज रहे थे। मकान में आग लगने के बहाने वे हमारे लिए चिंता दिखाकर पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। खबर मिलने पर मकान मालिक भी आ गया था और उसने पुलिस में किसी के द्वारा आग लगाए जाने की रपट लिखवाई थी। पुलिस वाले अपनी गोटी अलग ही बैठा रहे थे, मकान मालिक की दुश्मन या ततोल रहे थे। खतरे को देखते हुए बेला के देव चंदन ने खुद न आकर हमें सूचना देने अपने एक दोस्त राजेश को हमारे पास भेजा। राजेश ने बताया कि चंदन के पूरे परिवार पर नजर रखी जा रहा है, उनके यहाँ आने से हमें खतरा हो सकता। राजेश शहर में रहता था, इसीलिए उसे गांव में कोई नहीं जानता था। 4 दिन मेरे पास रहकर बेला मेरे पिता के पास जाने को निकल चुकी थी। मेरे लिए इस समय वरुण को संभालने की समस्या सबसे पहली समस्या थी। वे मुझे कहीं जाने नहीं देते, जरा सा इधर-उधर होने से रोने लगते, कभी मम्मी पापा के पास जाने की जिद करने लगते। ऐसे समय डॉक्टर सरन उन्हें बड़े प्यार से संभाल लेते। क्या बताऊं तुम्हें, अपने पति को बच्चों की तरह रोती देख मुझे कितना कष्ट हो रहा था। इस समय सहारे की जरूरत तो मुझे भी थी, पर विवशता ही तो थी आगे के प्रश्नों पर। सीमा ने लिखा था। इसी बीच 6 दिन गुजर गए। इधर कई दिनों तक कोई सूचना न मिलने से मेरा मन बहुत घबरा रहा था। फिर एक दिन राजेश ने आकर बताया कि बेला का कहीं पता ही नहीं चल रहा, 3 दिन से उसे खोज रहे हैं। उसने बताया पेला और उसके लक्ष्मण को मेरे घर तक पहुंचाने में शाम हो गई थी। घर के बाद उस कुएं तक पहुंचकर बेला शायद थक गई थी। हमारे गांव जाने वाले बस 2 सवारियां गांव से 2 किलोमीटर पीछे ही छोड़ देती थी। उसके बाद पैदल जाना होता था या किसी के पास अपनी बैलगाड़ी हो। बेला थककर की मुंडेर पर बैठ गई थी। अंधेरा घिरने लगा था। लक्ष्मण लौटकर बेला को खोजने लगा, पर वह नहीं मिली। खारक वह मेरे घर की ओर चल पड़ा। यह सोचकर कि हो सकता है
वह उधर ही गई हो, पर वहां तो बद्वी मामा पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना रहे थे। घर में कोहराम मचा हुआ था। मामा कह रहे थे कि हम दोनों आग में जल मरे हैं। मामा को वहां देखकर लक्ष्मण ने दूर ही रहना ठीक समझा और फिर से बेला को खोजने लगा। उसे लगा कि बेला मामा को देखकर वहां नहीं गई होगी उसके कुएं में गिरने का तो वह सोच भी नहीं सकता था। आधी रात तक खोजते सते थक हार कर यह सोचकर वह घर लौट आया कि वहां मामा को देखकर बेला शायद वापस आ गई होगी। एक एक दिन गुजरने लगे। वरुण को तो होश ही नहीं था, लेकिन खतरे को देखते हुए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। तभी सूचना आई कि कुएं में से किसी स्त्री का शव निकला है और मेरी साड़ी के टुकड़े के कारण उसे मेरा शर समझकर जला दिया गया है। पर लक्ष्मण कैसे ना समझता, वह तुरंत समझ गया कि मरने वाली बेला ही थी। वह कुएं में कैसे गिरी कौन बताता। वह तो मेरे पिताजी को हमारे बारे में खबर देने गई थी। इस शव के मिलने के कारण कुछ दिन सभी लोग उसमें उलझे रहे। लक्ष्मण ने बेला के इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया और चुप ही रहा। अब वह घर से कम निकलने लगा था, बस अपने काम तक। लगभग 20 दिन हमें हो गए थे डॉक्टर सरन के यहाँ। आखिर कब तक हम वहाँ रह सकते थे। बद्री मामा बराबर हमारी खोज में लगे हुए थे। यह समाचार हमें निरंतर मिल रहे थे। वह हमें कभी भी खोज सकते थे। वरुण को तो कुछ पता ही नहीं चलता था। वे बिल्कुल बच्चों की तरह हो गए थे, उसी तरह रोना मचलना और जिद करना। जिधर जाती वरन मेरे पीछे पीछे जाते। ऐसे में कभी कभी उन्हें कमरे में बंद भी करना पड़ जाता था। या अच्छा था कि डॉक्टर सरन के उपचार कक्ष मुख्य घर से बिल्कुल अलग थे, वरना हमारे बारे में लोगों को जल्दी पता चल जाता। डॉक्टर शरण बिल्कुल अकेले रहते थे। उनकी दिनचर्या बहुत सात्विक थी। वे अपना खाना भी खुद बनाते थे। मैंने वहां रहते उन्हें घर के कामों से मुक्त कर दिया था और वे भी मुझे अपनी बेटी ही समझने लगे थे। कभी कभी वे वरुण की दवा आदि का प्रबंध करने शहर भी चले जाते, तब वे घर को बाहर से ताला लगा जाते। इसी बीच एक दिन उन्होंने मुझे गंगा आश्रम के बारे में बताया था। लगभग 2 महीने हम डॉक्टर शरण के घर रहे। फिर एक दिन डॉक्टर शरण ने हमें शुक्रताल के घर ने जंगल के बीच बने गंगा आश्रम में पहुंचा दिया। गंगा आश्रम में छोटी छोटी बहुत सी कुटियां बनी हुई थी, जिनमें कुछ साधिया और कुछ परोपकारी संत सपरिवार रहते थे अपने काम के लिए। उनके पास 2 बैलगाड़ियां भी थी। यह संत अधिकतर सेवानिवृत्त अधिकारी ही थे और फिर भी नागरिक सुविधाओं से दूर थे। इन्हीं संतों में एक मुख्य गुण गुरुजी थे, जो वैद्य भी थे। डॉक्टर सरन का यहाँ आना जाना शायद बहुत समय से था। उन्होंने हमें यही रहने को कहा, क्योंकि यह आश्रम आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर था। शायद हमारे लिए यही उचित भी था और सुरक्षित भी, जबकि डॉक्टर सरन का घर मामा कभी भी खोल सकता था। इस तरह हम आश्रम में आ गए। धीरे धीरे वरुण शांत होते गए, फिर भी उनकी स्मृति नहीं लौटी और वे जैसे ही बच्चे बने रहे। उनकी इज्जत को देखकर मन बहुत दुखी होता। सारे इलाज के बाद भी परिणाम लगभग शून्य देखकर निराशा होती। उन्हें ना मेरी सुध है ना अपनी। हाँ, इतना है कि अपने शरीर को संभाल रहे हैं। मैं तो इतना ही पर्याप्त समझती हूँ कि उनका जीवन सुरक्षित है। पति का रिश्ता तो मैं फूल ही चुकी हूँ। डॉक्टर के कहने पर यदि मैं कभी वरुण से पत्नी भाव में छेड़छाड़ करती तो मैं बेहद नाराज हो जाती और कहते तुम बहुत गंदी हो, मम्मी से तुम्हारी शिकायत करूंगा। और मुझे आंसू छिपाने पड़ते। यहाँ मेरे पास दूसरे आश्रमों से संतों का आना जाना होता रहता है। गंगा आश्रम में कुछ संतों पति पत्नी भी थे। वहाँ सभी संतों को सब पता है कि पर सभी पढ़े लिखे गंभीर लोग थे, इसीलिए किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। 2 लोग तो वहीं से मेरे साथ आए हैं। तुम्हें पता है सुमी, गीता रामायण तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तुम्हारे हमारे घरों का वातावरण तो वैसे भी आध्यात्मिक था। यह आश्रम में रहकर हर दिन हवाई यज्ञ करने से उसे और बल मिला। कृषि बागवानी की दक्षता के कारण गंगा आश्रम के बाग बगीचों की देखभाल का काम मुझे दे दिया गया था। पर उन अब भी 81 साल के बच्चों जैसा व्यवहार करते, जिससे वे मेरे साथ हाथ पटाने लगे। मेरे कपड़े और सेवरों की अटैची तो मेरे पास थी ही, परंतु अब तक मैं सचमुच एक साधिका बन चुकी थी और भगवा भी पहन लिया था। वरुण का क्या, जो दे दो खा लेते, जो कह दो पहन लेते। हमें वहां रहते 1 साल होने को आया। पैसे तो कब के खत्म हो चुके थे। हम आश्रम पर आधारित होने लगे तो मैंने गुरुजी से कहकर कुछ सेवर बिकवा दिए। फिर भी आगे की चिंता तो बनी ही हुई थी। ऐसे में मैंने एक दिन गुरुजी को अपनी बुआ के बारे
मैं बताया गुरुजी ने किसी को हरिद्वार भेजकर बुआ का पता कराया और बुआ को आश्रम ले आए। बुआ मुझे और वरुण को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। बुआ ने बताया कि वह लाश कुएं में मिलने के बाद पिताजी को दिल का दौरा पड़ा। मां तो पहले ही नहीं थी, किसी के न रहने से गांव की जमीनों पर पुजार ने कब्जा कर लिया। दूर के एक चाचा भा आकर रहने लगे थे, पर हमारा घर जाना आ बैल मुझे मार जैसा होता, इसीलिए गांव को फूल जाने में ही भलाई समझी। कुछ दिन बुआ के साथ व आश्रम में रहकर हम दोनों यहाँ आ गए। बुआ के कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने हमें अपना सब कुछ सौंप दिया। बुआ को मना कर दिया गया था कि अभी किसी को भी कुछ न बताएं, क्योंकि अभी खतरा हो सकता है। बुआ ने भी परिस्थितियों को देखते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा और मुझे गंगा आश्रम में दिए गए नाम राज नंदेश्वरी से ही पुकारने लगी। बचपन में कभी माता पिताजी के साथ में यहाँ आती थी, उसके बाद अब आई, वह भी संतों के भेज में। आसपास वालों को यही लगता कि कोई संत बुआ के घर। अब इतनी लंबी कहानी एक दिन में तो नहीं पढ़ी जाती, मुझे भी इतना समय लगना ही था। आंखें भी पिराने लगी थी और संध्या भी उतर आई थी। सुबह उठ के आने का समय हो रहा था। डायरी को अगले दिन के लिए उठाकर रख दिया और अपनी गृहस्थी संभालने लगी। इसी बीच गांव के कुछ मेहमान आ गए थे, तो 4 दिन डायरी पढ़ने का मुझे समय ही नहीं मिला। एक दिन सीमा का फोन आया, वह बहुत खुश लग रही थी। सुसे भी सीमा की चर्चा होती तो उनको भी अच्छा लगता। अब तक धीरे धीरे ही सही मैंने सारी बात सुबोध को बता ही दी थी। वे भी सीमा के लिए बहुत दुखी थे। सीमा का फोन आता रहता था, उसने बताया था वरुण धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब वह अपने सारे काम खुद करने लगा था। पहले जहां वह हर आदमी से डरता था, अब कभी कभार बाहर घूमने लगा था, पर हाँ को देखकर वह अब भी डर जाया करता था। अब सीमा की आवाज में एक अलग तरह का मधुर आने लगा था। कभी कभी मुझे लगता कि मेरी पुरानी मित्र वापस लौट रही है। उसके चेहरे पर वही नारी सुलभ भाव देखने के लिए लालायित रहने लगी। समय मिलते ही मैंने फिर से डायरी निकाली और आगे के पन्ने पलट द गई। बुआ का भी हमारे सिवाय कोई ना था, सो घर को ही आश्रम में बदल दिया गया और वहां मंदिर भी बना दिया गया। कभी कभार गंगा आश्रम से कोई साधु संत आ जाते तो बहुत अच्छा लगता। बेला के परिवार से संपर्क टूट ही गया था, क्योंकि बेला मेरी बुआ को नहीं जानती थी। अब मायके ससुराल दोनों जगह से मेरा संपर्क टूट चुका था। 3 साल इसी तरह गुजर गए। बुआ ने अपने सारी संपत्ति हमारे नाम लगा दी थी। मेरी दिनचर्या यहाँ भी वही आश्रम वाली ही रही, क्योंकि अब मुझे उसी दिनचर्या का अभ्यास हो गया था। यह स्थिति वोगे रहती भी थी और उनके बाद भी वही नियम से हवन पूजा पाठ होता तो लोग मंदिर में आने लगे और प्रवचन देने को कहते, तो वह सिलसिला भी चल निकला। और अब तुम देख ही रही हो कि मुझे बाहर भी बुलाया जाने लगा है। बाहर निकलने से समाचार मिले कि मामा और बंधु दोनों जेल में है। इतना जान लेने के बाद भी मेरा मन गांव जाने को नहीं करता। क्या करूंगी ऐसी संपत्ति का, पर उनका इलाज उसी तरह चल रहा है। गंगा आश्रम के गुरुजी ने ही एक डॉक्टर की व्यवस्था करती है, जो वरुण का इलाज आज भी कर रहे हैं। वरुण की स्थिति में कोई सुधार तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर डॉक्टर शशि निराश नहीं है। मैं भी सोचती हूँ कम से कम वरुण है तो उनके ठीक होने की एक आस भी बंदी है। मन तो बावरा है ना। सुमी उनकी आंखों में वही अनुराग खोजने लगता है। कभी कभी डॉक्टर कहते हैं कभी भी उनकी स्मृति लौट सकती है। कभी सपनों में आग से बुरी तरह डरकर जब मेरे बदन से चिपक जाती है। मैंने डायरी रख दी आगे। राधनी की आध्यात्मिक दिनचर्या का विवरण था। अभी मैं उठकर चाय बनाने के बारे में सोच ही रही थी कि सीमा का फोन आ गया। जय श्री राम सुमी। जय श्री राम कहिए संत जी, क्या हाल है? मैंने उसे छेड़ा। राम जी की कृपा है। बालिके सीमा अच्छे मूड में थी शायद। आश्रम आज जा 2-4 दिन के लिए। हाँ, सोच तो मैं भी रही थी। वरुण कैसे है अब? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। सुमी अब आराम से सोती है। न की दवा भी अब नहीं देनी पड़ती लगता है। कुछ याद करने की भी कोशिश करते हैं, पर कुछ याद न आने से परेशान हो जाते हैं। आजाना उसके स्वर में एक अनुरोध था। कोई खास योजना है क्या? हाँ है तो बस आजा। इस रविवार को हो सकता है, शायद भाग्य साथ दे ही जाए। क्या करने वाली है तू? आकर खुद ही देख लेना ना। मैंने सुबोध को पूछा तो वे आश्रम जाने को तैयार हो गए और फिर अगली रविवार हम दोनों फिर से आनंदम आश्रम में थे। सीमा हमें देखकर बहुत खुश हुई, पर उन भी उस समय उनके साथ बाहर लॉन पर ही टहल रहे थी। उनके चेहरे पर भी आज सहज भाव थे। मैंने देखा इस बार वरुण हमें देखकर घबराया नहीं, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुझे और सुबोध को नमस्ते भी की थी। फिर भी मुझे नहीं लगा कि उनकी पुरानी स्मृति लौट आई है। हाँ, यह अलग बात है।
कि वे बड़े ही सहज होकर हमारे बीच बैठे रहे और सबूत के साथ देर तक टूरो खेलते रहे। मैंने देखा आश्रम के कोने में घास और बांस की सामग्री से एक छोटी सी कुटिया बनाई गई थी। मैंने सीमा से उसके बारे में पूछा तो वह हंसकर बोली, यहाँ एक नाटक खेला जाएगा, वही देखने तो तुझे बुलाया। उसके गोलमोल उत्तर से मैं और भी ज्यादा उलझ गई थी, पर तब तक वह अपने सेवकों को कुछ निर्देश देती हुई दूसरी ओर निकल गई। मुझे उसने वहीं बैठने का संकेत किया था। वहीं बैठकर सोद और वरुण को लूडो खेलते देखने लगी। वरुण गोठिया सही पड़ने पर बच्चों की तरह खुश हो जाती और गलत पड़ने पर बुरा सा मुंह बना लेते। अब तक आश्रम के लोग शायद हमारे संबंध में कुछ समझ चुके थे, या हो सकता है कि रागिनी ने उन्हें मेरे संबंध में बता ही दिया हो, क्योंकि अन्य दिनों की अपेक्षा का व्यवहार अधिक आत्मीयता वाला लग रहा था। हम सब उसी कुटिया के आंगन में बैठे हुए थे, तभी वरुण का डॉक्टर आ गया। सब तैयारी कर ली है ना? उसने सीमा से पूछा। हाँ, सब मौजूद है, पर डॉक्टर साहब मुझे लगता है थोड़ी चाय पी ली जाए तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर ने सहमति से सिर हिलाया तो रागिनी के संकेत पर एक सेवक सबके लिए चाय ले आया। चाय पीकर हम सब उठकर उस कुटिया की ओर चल पड़े, क्योंकि सीमा उधर ही बढ़ रही थी। तब मैंने देखा एक पेड़ के नीचे एक बिस्तर इस तरह लगा हुआ था कि बिस्तर पर लेटने वाले को कुटिया दिखाई देती थी। आश्रम के युवा सेवादार भी वहां मौजूद थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर के संकेत पर सीमा वरुण को साथ लेकर उस कुटिया के भीतर चली गई। हमें उसने वहीं पड़ी कुर्सियों पर बैठने को कहा था। हम अभी डॉक्टर से व उनके स्वास्थ्य की चर्चा कर ही रहे थे कि कुटिया की तरफ से शोर सुनाई दिया। हमने चौंक कर देखा तो कुटिया से आग के लपटें उठ रही थी। दो सेवादार बेसुध वरुण को संभालकर अंदर से ला रहे थे। डॉक्टर उधर को लपका। आलन फानन में वरुण को पेड़ के नीचे पीछे बिस्तर पर लिटा दिया गया। सीमा अपने और वरुण के शरीर से जले हुए कपड़ों के टुकड़ों को अलग कर रही थी। हम दोनों पति पत्नी हैरान परेशान से यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे लगी कि वरुण को डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया था, जो पहले से शायद तैयार था और अब वह उसके होश में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। डॉक्टर के साथ हम भी वरुण को घेरे खड़े थे। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि हम दोनों हैरान परेशान से देख ही रहे थे। तभी वरुण जरा से हिले। सब उसे ही देख रहे थे, कहीं चोट चपाक नहीं आई थी। उसने धीरे से आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, फिर जैसे ही कुटिया पर नजर गई तो वह झटके से उठ बैठा और जोर से चिल्लाया, सीमा बाहर निकलो, आग आग भागो। और वह कूदकर बिस्तर से नीचे आ गया। वहां उसे इस तरह से मिटाया गया था कि आँख खुलते ही सामने उसे धू-धू चलती कुटिया दिखाई दी जाए। वरुण, तुम ठीक हो गए? वरुण और सीमा तोड़ती हुई वरुण से लिपट गई थी। कितने सालों के बाद वरुण ने उसे उसका नाम लेकर पुकारा था। अब मुझे समझ में आया कि यह नाटक एक प्रयोग था जो सफल रहा। अब वरुण एकदम ठीक हो चुके थे, बिल्कुल पहले की भांति। बधाई हो सीमा जी, हम सफल हुए। डॉक्टर के चेहरे पर की विजय मुस्कान थी और साथ ही सबकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।